नमस्कार, मैं उमाकांत सोनी आकार लॉ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश लोक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके संबंध में एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ टॉपिकों को अपने पास रखा है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मैक्सिमम सभी लोगों ने एलएलबी तो कर ही रखा है और उसमें से अधिकतर विद्यार्थियों ने अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है। तो एक सामान्य सा क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड द्वारा पूछने की उसमें संभावना ज्यादा है और अभी वर्तमान में सिविल जज के इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कौन से क्वेश्चन हैं? जैसे सामान्य होता है कि अधिवक्ताओं के संबंध में अधिवक्ता के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, पक्षकारों के प्रति क्या कर्तव्य हैं। तो इन्हीं के संबंध में मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूं या उनमें एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, जिनको आप अपनी इंटरव्यू की डायरी बना करके उसको नोट कीजिए। कुछ विशेष बातें इंटरव्यू के लिए ध्यान रखना है। जैसे अपने डायरी आप बनाइए, हर सब्जेक्ट का एक जैसे नोट्स होता है वैसे ही आपकी इंटरव्यू की एक डायरी भी होनी चाहिए, उसका भी नोट्स होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता जी का नाम, जो कि आपने प्री मेंस और अभी अटेस्टेशन फॉर्म जो भरा होगा उसमें लिखा होगा, उनकी जानकारी विशेष रूप से होनी चाहिए, जिसे बोला जाता है व्यक्तिगत विवरण। आपके नाम का अर्थ यदि किसी भगवान से जुड़ा है तो उस भगवान के बारे में, पिताजी के नाम पे यदि कोई भगवान का नाम आता है, किसी राजा का नाम आता है, तो उस नाम का अर्थ, उसमें अगर कोई महाकाव्य है, कोई काव्य है या किसी प्रकार की कोई कविता फेमस रही है, कोई उपन्यास रहा है, तो उनको भी आपको गूगल के माध्यम से सर्च करके अपनी डायरी में बनाना है। साथ ही साथ अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे 15 मार्च है, 15 जनवरी है, 29 अगस्त है, ठीक है, 10 दिसंबर है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि उस दिन कौन सा विशेष दिन है, यह भी आपको याद होना चाहिए। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर उस दिन कोई विशेष दिन रहा हो तो उसको भी आप अपने डायरी में अभी से बना करके रख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड सामान्यतः आपसे व्यक्तिगत जानकारियों में ये सब चीजें पूछता है। अगर आपका जन्म स्थान जहां हुआ है और जहां जहां पर आप 15 साल के बाद रहे, ये फॉर्म में लिखा होगा, तो उस हर चीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे किसी का जन्म स्थान यदि जबलपुर है तो जबलपुर के बारे में कम से कम 5 उसकी विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आप और जुडिशरी से रिलेटेड है तो यहां पर हाईकोर्ट के संबंध में, खंडपीठ के संबंध में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने 15 साल के बाद जहां जहां तैयारी की, सामान्य तौर से 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और आपका एलएलबी, उसके बाद एलएलएम, तो वहां पर उन स्कूलों का जो नाम है, जैसे सरस्वती विद्यालय, तो सरस्वती विद्यालय की स्थापना किसके अंतर्गत होती है, ठीक है, तो आरएसएस, ठीक है। ऐसे आपका क्रिश्चियन स्कूल है तो क्रिश्चियन के संबंध में, मिशनरी स्कूलों के बारे में, तो जो भी आपकी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके बारे में आपको नाम याद होना चाहिए। यदि आपके कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर है, खालसा कॉलेज है, या देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, तो ऐसे नामों के बारे में भी जो विशेष रानी या ऐसा कोई शासिका रही हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ की शासिका थी, कहाँ की राजकुमारी हैं और कहाँ की रानी थी, कहाँ की राजकुमारी थी और उनकी क्या उपलब्धि रही है। और इन्हीं के साथ साथ फिर आता है कि अधिवक्ताओं के संबंध में उनके क्या अधिकार है, उस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए हम अब बोर्ड के माध्यम से समझेंगे और यहां पर देखते हैं कि अधिवक्ताओं के कौन से अधिकार हैं, कौन से सामान्य अधिकार हैं, अधिवक्ता के कौन से कर्तव्य हैं अपने पक्षकारों के प्रति। जैसे इसमें आता है अधिवक्ता के अधिकार क्या हैं। तो पहला अधिकार है पैरवी करने का अधिकार, दूसरा है पक्षकारों की तरफ से राजीनामा करने का अधिकार। अगर पक्षकार कहता है कि मुझे मामले में शमन करना है, समझौता करना है, तो वहां पर वह पक्षकारों की तरफ से राजीनामा, शमन या समझौता कर सकता है। पत्रावली और दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार, कि जो भी डॉक्यूमेंट दूसरे पक्षकार द्वारा पेश किए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट अपने पक्षकार द्वारा पेश किए जा रहे हैं, उनका एक बार अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करें, निरीक्षण करने का अधिकार। शपथ आयुक्त होने का अधिकार भी अधिवक्ता का है। शपथ आयुक्त, नोटरी बनने का अधिकार, प्रापक या रिसीवर नियुक्त होने का अधिकार। प्रापक नियुक्त होने का अधिकार वैसे तो सिविल प्रक्रिया संहिता में है, लेकिन अन्य अधिनियमों में भी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए न्यायालय द्वारा समय समय पर रिसीवर नियुक्त किए जाते हैं। सीआरपीसी में भी इसका प्रावधान 83 सेक्शन के अंतर्गत और सेक्शन 146 के अंतर्गत भी बताया गया है।
फिर इसके बाद अधिवक्ता को पारिश्रमिक पाने का अधिकार, ये इसके सामान्य अधिकार बताए गए हैं। उसके बाद अधिवक्ता के सामान्य कर्तव्य क्या हैं? तो एक अधिवक्ता के कर्तव्य हैं कि वह अपने मुवक्किल या क्लाइंट के मामलों की पैरवी करे। दूसरा, अनावश्यक शुल्क वसूल ना करे, मतलब उचित फीस किसी भी पक्षकार से प्राप्त करे। तीसरा है कि मिथ्या और कूटरचित दस्तावेज आदि प्रस्तुत ना करे, मतलब कोर्ट को गुमराह ना करे, पक्षकारों को अनावश्यक गुमराह ना करे, कोई भी झूठे दस्तावेज बना करके पेश नहीं करना चाहिए। पक्षकारों की संपत्ति को क्रय ना करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पक्षकार के पास पैसा नहीं है या पक्षकार को गलत जानकारी देकर उन संपत्ति यदि खरीदी जाती है तो यह गलत है और अधिवक्ता को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, अर्थात अपने पक्षकारों की संपत्ति को जहां तक हो सके क्रय नहीं करना चाहिए। और अगर पक्षकार की संपत्ति कुर्क हो रही है तो ना ही उसमें बोली लगाना चाहिए और ना ही उसको खरीदना चाहिए। न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने का काम, चूंकि ये ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहलाता है, कोर्ट का एक अधिकारी है, बार बेंच का रिलेशन है, तो इसे न्यायालय की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। फिर अनावश्यक स्थगन के बारे में जबरदस्ती कोर्ट को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, कोर्ट पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। मामले में जहां तक हो समय समय पर जो भी उपस्थिति की दिनांक लिखी है उसमें उपस्थित होकर अपने मामले की पूरी तैयारी के साथ पैरवी करनी चाहिए। अब एक अधिवक्ता के अपने मुवक्किल के प्रति क्या कर्तव्य हैं? तो अपने क्लाइंट या मुवक्किल के प्रति कर्तव्य हैं कि वह दोनों एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहें, कर्तव्यनिष्ठ रहें, निष्ठावान रहें। अधिवक्ता पूरी निष्ठा से कर्तव्यनिष्ठ होकर के उस मामले की पैरवी करे, अच्छा व्यवहार करे, वृत्तिक संसूचनाओं को प्रकट ना करे। वृत्तिक संसूचनाओं को प्रकट ना करे का अर्थ होता है कि जो उसके क्लाइंट ने अपने वकील से बताया है विश्वास के आधार पर, विशेषाधिकार के आधार पर, ऐसी कोई भी चीजें जो एविडेंस एक्ट की धारा 126 के अंतर्गत उसे जानकारी बताई गई है उस जानकारी को बताने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, अर्थात धारा 126 की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। वृत्तिक संसूचनाओं को प्रकट करने से बचना चाहिए। समुचित पारिश्रमिक हो, जो भी प्रॉपर उसका पारिश्रमिक है वो ग्रहण करना चाहिए। अनुचित रूप से किसी प्रकार का कोई, जैसे वर्तमान में कई बार देखा जाता है कि ठेका ले लिया जाता है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट या ठेका इस तरह का नहीं करना चाहिए कि हम इतना पैसा या इतनी परसेंट की राशि हम लेंगे। समुचित अपनी फीस रखनी चाहिए। पक्षकारों को सुनना चाहिए, पक्षकारों को सुने धैर्यवान तरीके से, फिर उसके मामले में उसे जो भी होगा उचित तरीके से बताए या उचित विधिक सलाह दे। अनावश्यक मामले में उलझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पक्षकार यदि निर्धन है तो उसे राज्य की ओर से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करिए। पक्षकार की तरफ से यदि कोई साक्षी उपस्थित होता है और ऐसे मामलों में सरकार ने अगर साक्षियों की उपस्थिति, उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए कोई खर्च देने के लिए प्रावधान किया है तो उन्हें खर्च दिलवाने का या सरकारी सहायता दिलवाने का भी प्रयास करें। अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।